राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चुनौतियों और संभावनाएं विषय को लेकर कांटी स्थित चंद्रशील कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र का विधिवत रूप से 2 दिवसीय सेमिनार का दीपक प्रज्वलित कर साथ ही ज्ञान और बुद्धि के देवता मां सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ सोमवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रशील एजुकेशन ट्रस्ट फाउंडेशन के सचिव सह ट्रस्टी राजीव रंजन ने किया। उद्घाटन सत्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि झारखंड शिक्षा परिषद के डॉक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, मुख्य वक्ता एलएसए कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार का स्वागत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुमार मृत्युंजय राकेश ने किया। 2 दिवसीय आयोजित सेमिनार के अंतिम दिन आज मंगलवार को समापन सत्र के दौरान सेमिनार में नई शिक्षा नीति के छात्र व शिक्षकों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई। आज के सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि पटना टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कुमार आशुतोष, मैत्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी शामिल हुए। सेमिनार में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। बतौर मुख्य वक्ता के रूप में सेमिनार में शामिल हुए अतिथियों ने छात्रों को नई शिक्षा नीति 2020 की विस्तृत जानकारी दी। विभिन्न रिसोर्स पर्सन ने इसमें नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की और कहा कि आने वाले बदलावों की जानकारी अभी से ही एक दूसरे के बीच साझा करने से निश्चित रूप से ही नई शिक्षा नीति के तहत जो भी प्रावधान शिक्षक और छात्र छात्राओं के लिए लाए गए हैं उस पर यदि अमल किया जाता है तो आने वाला कल हमारा सुनहरा होगा। वक्ताओं ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक स्कूलिंग के सभी स्तरों पर यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना है। 3 से 6 वर्षों के बीच सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। अंत में कॉलेज के निदेशक अमेय विक्रम ने सेमिनार के समापन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन किया। 2 दिवसीय सेमिनार जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभावनाएं और चुनौतियों पर रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है उसमें छात्रों को और शिक्षक प्रशिक्षण ये महाविद्यालय है तो इसके जितने भी शिक्षक जो होने वाले हैं उन्हें शिक्षा नीति की बारीकियों से अवगत कराया जा सके और शिक्षा नीति की बारीकियां सीखकर वो अपने कार्य क्षेत्र में जब इसको लागू करने की आवश्यकता हो उस समय पर उसके हिसाब से वो लागू कर सके और शिक्षा नीति को देखते हुए अपनी तैयारी कर सके। यह एक बहुत ही आवश्यक बिंदु है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना हमारे लिए एक चुनौती है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहले की शिक्षा नीतियों से अलग है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यह शिक्षा नीति लाई गई है जिसमें पुनः हम अपने जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत है उसको प्राप्त कर सकें और उसको करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है उसको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उसके बाद विश्वविद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर, हर स्तर पर जो कार्य करना है उसको हम करेंगे और हमारे यहाँ जो शिक्षक तैयार हो रहे हैं वो विद्यालयों में जाएंगे तो वो वहाँ जाकर छात्रों में उनको किस तरह से अध्यापन किया जाए, नीति क्या कहती है, नीति में जो भी बातें कही गई हैं उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, यह हमारा उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ये सेमिनार में बुलाया गया कि पूरे देश भर से? नहीं, इसमें हमने देश भर से जो है लोगों को आमंत्रित किया है। इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक भी हैं, महाविद्यालय के भी शिक्षक हैं, छात्र भी हैं और जो भी इसमें सामाजिक एनजीओ की तरफ से या कार्यकर्ता भी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो भी आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उनको अवसर दिया गया है। नई शिक्षा नीति से क्या कुछ क्रांति आ सकती है भारत के भविष्य को? नई शिक्षा नीति से अवश्य ही क्रांति आएगी क्योंकि कई मायनों में यह शिक्षा नीति पहले की शिक्षा नीतियों से अलग है। इस शिक्षा नीति में
इतिहास के पुनर्लेखन पर बल दिया गया है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर के जो पैटर्न था 10+2 की जो व्यवस्था थी उसको भी बदल दिया गया है। अब 5+3+3+4 यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। और अब पहले जहां छात्रों के नामांकन की उम्र 5 वर्ष थी, अब उसको जो है 3 वर्ष तक स्वीकार कर लिया गया है और आंगनबाड़ी को भी प्राथमिक शिक्षण में स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षण अब 5 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष आंगनबाड़ी और 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 को शामिल करके 5 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा कर दी गई है। तो और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भी जो छात्र पढ़ते थे 3 वर्ष का जो है स्नातक कार्यक्रम होता था, उस स्नातक कार्यक्रम में अगर किसी ने 1 वर्ष या 2 वर्ष करके पढ़ाई छोड़ दी तो उसका वह समय नष्ट हो जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति ने क्रेडिट सिस्टम दे करके ऐसा किया है जिससे कि उन छात्रों को अब अपना समय उनका नष्ट नहीं होगा और वो बीच में पढ़ाई छोड़कर दूसरा कार्य कर सकते हैं और फिर जब उनको अपने अध्ययन को वापस करने की इच्छा हो तो वो आकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वो क्रेडिट सिस्टम जो उनका विश्वविद्यालय में जमा है वहाँ से फिर वो अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक सुविधा यह भी आई है कि पहले विश्वविद्यालय परिवर्तन नहीं कर सकते थे, महाविद्यालय परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अब अगर किसी व्यक्ति ने बिहार में 2 वर्ष की स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है और अगर वह तमिलनाडु चला जाता है तो 1 वर्ष की फाइनल या 2 वर्ष की फाइनल परीक्षा वह तमिलनाडु के भी विश्वविद्यालय से कर सकता है। ऐसा एक यूनिवर्सल क्रेडिट सिस्टम इसमें लागू किया गया है। लैटरल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। यह नई शिक्षा नीति में बहुत ही ऐसी बात है जिसमें छात्रों के अपव्यय और अवरोधन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, उनके समय को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति से बच्चों के बौद्धिक विकास में कितना कारगर साबित होने वाला है? छात्रों का बौद्धिक विकास, चूँकि नई शिक्षा नीति पूरी तरीके से व्यावहारिक शिक्षा नीति है, इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि छात्रों में रटंत विद्या को बढ़ावा न दिया जाए बल्कि छात्रों को सीखने और समझने पर बल दिया जाए। और साथ ही साथ इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम जैसे सरकार चला रही है या अन्य, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कल हमारे उद्घाटन सत्र में हमारे सचिव महोदय ने भी कही कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती। किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रोजगार दे सके। इसलिए यह नई शिक्षा नीति हमारे लोगों को, छात्रों को इस योग्य बनाती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें और इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, छात्र स्वयं कार्य कर सकें और करके अन्य कई लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। इस मामले में नई शिक्षा नीति में उनके बौद्धिक विकास को ध्यान में रख करके उनको व्यावहारिक रूप से अध्ययन और अध्यापन पर बल दिया गया है। एक शिक्षक के नाते इस सरकार के इस कदम को कितना अहम मानते? एक शिक्षक के नाते इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अहम मानूंगा क्योंकि पहले जो है पुस्तकों का बोझ बहुत ज़्यादा था छात्रों पर। छात्र जो है किताबी ज्ञान में ही ज़्यादा रहते थे और व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं था। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग जाते थे तो उनको मैकेनिक से, और यहाँ तक कि अगर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है तो राजमिस्त्री को उनसे ज़्यादा ज्ञान हुआ करता था क्योंकि ये पूरा का पूरा ज्ञान किताबी था। नई शिक्षा नीति में उनको व्यवहार से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। यह कार्य किया गया है कि वो पूरी तरीके से जो भी ज्ञान हो वो उनका कौशल विकसित हो, इसमें कौशल विकास पर बल दिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ डिग्री तो बहुत है लोगों के पास, सभी लोग एमए और पीएचडी हैं, लेकिन उनमें कौशल का विकास नहीं हुआ है, इस कारण वो किसी योग्य नहीं बन पा रहे हैं। तो भारतीय नागरिकों को विश्व स्तर के योग्य नागरिकों के कतार में खड़ा किया जा सके, इसके लिए यह नीति बनाई गई है। तो एक शिक्षक के रूप में इस नीति के आने से हम बहुत प्रसन्न हैं, जिससे भारत में आमूलचूल परिवर्तन आएगा शिक्षा के क्षेत्र में, और इसकी जिम्मेदारी हम पर है क्योंकि शिक्षा नीति तो बन चुकी है लेकिन उसको लागू करना हम शिक्षकों का कार्य है। हम किस प्रकार से उसको लागू करते हैं ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन? इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पास विश्वविद्यालय के बहुत ही गणमान्य अध्यापक लोग आए। जैसे कल उद्घाटन सत्र में आज जैसे हमारा जो समापन सत्र होने वाला है तो उसमें महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो चीफ गेस्ट के रूप में हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आशुतोष कुमार जी पटना टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं, और साथ में डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी जी जो पूर्व AKU के डीन हैं और मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य हैं, वो आमंत्रित हैं। कल जो है यहाँ पर
विश्वविद्यालय से डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी हमारे समक्ष उपस्थित थे, झारखंड कोयलांचल विश्वविद्यालय से। उसके बाद फिर बिहार विश्वविद्यालय से हमारे बीच डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो कि कॉलेज इंस्पेक्टर हैं और हिंदी विभाग में एलएस कॉलेज में कार्यरत हैं, वो हमारे बीच उपस्थित थे। और इसके बाद और अन्य जो गणमान्य लोग थे वो कल हमारे बीच उपस्थित थे। हमारे संस्था के सचिव श्री राजीव रंजन जी हमारे बीच उपस्थित थे, हमारे संस्था के निदेशक श्री अमेय विक्रम जी हमारे बीच उपस्थित थे, और मैं डॉक्टर कुमार मृत्युंजय राकेश प्राचार्य के रूप में कल उपस्थित था। सेमिनार का उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो पाए बच्चों को लेके, जो गवर्नमेंट चाह रही है जिस टाइप का डेवलपमेंट हो हमारे यूथ में, वो ये नीति उसको सोच में लेके बनी है कि बहुत होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ हो हमारे स्टूडेंट्स का। हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है उधर हम लोग बहुत टेक्निक सिखाते हैं जो लर्निंग बाय डूइंग में फोकस ज़्यादा करते हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, नॉट जस्ट थ्योरेटिकल लर्निंग जो बुक्स में होता है। जब आप प्रैक्टिकली सीखते हैं और जाके इंटर्नशिप करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब आप अपने आप को पोजीशन ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे कि बच्चों को अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ा पाएँ। सो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा फोकस है इस नीति का, और वही हम चाहते हैं अपने टीचर्स को इनकलकेट करें कि वो पास ऑन कर सके वो नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को। आपकी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है उनमें शिक्षकों को क्या कुछ नया बताया जाता है और क्या कुछ समाज के निर्माण के लिए कुछ नई बातें बताई जाती हैं? जैसे हम लोग कम्युनिटी सर्विस में फोकस करते हैं, तो हर सेमेस्टर हम लोग भेजते हैं किसी विलेज में जहाँ के वो समाज सेवा कर पाएँ। और NEP के जो टेक्निक्स हैं बहुत सारे, वो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सेस करने के लिए कि वो बाद में भी देख पाएँ कि टीचर्स एग्जैक्टली कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए, और बहुत इफ़ेक्टिवली कितने ईजिली हम लोग कम्युनिकेट कर पाए जो हम लोग कहना चाह रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कितने ईजिली और इफ़ेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स को बता पाएँ। तो यही फोकस है। आप इस नई शिक्षा नीति को किस नज़र से? मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों बाद, आई थिंक 34 इयर्स के बाद, एक एजुकेशन पॉलिसी आई है जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी लैक कर रहा है, डिले हो रहा है। इंटेंशन, सोच बहुत अच्छी है, लेकिन टीचर्स को कितने अच्छे से ये समझा पाए कि एग्जैक्टली उन्हें कैसे टीच करना है अपने बच्चे को, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं होगा, टीचर्स को ट्रेनिंग करने इस टॉपिक के बारे में जब तक अच्छे से इफेक्टिवली नहीं होगा, वो इसका गोल अकॉम्प्लिश नहीं हो पाएगा। ये है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वो एक लंबी चुप्पी के बाद आई है अस्तित्व में। और क्रांति तो मैं नहीं जानता कि कैसी आएगी और क्या होगी, क्योंकि क्रांति बड़ी चीज़ है और वह एक प्रक्रिया से निकलती है। शिक्षा की उसमें बहुत छोटी भूमिका है, मैं ऐसा मानता हूँ। और बहुत से कारण होते हैं जो, हाँ, शिक्षा में बदलाव का जो सवाल है वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आने की संभावना है। स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इसमें बदलाव आएगा। और हमारे समय की जो बड़ी चुनौती है तकनीक को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, निश्चित तौर पर अब यह नीति हमको उसके लायक भी तैयार होने का आमंत्रण देती है और मौका भी देती है। और बड़ी बात यह है कि हम जिसे भूल चुके हैं अपने विरासत को, उस तरफ देखने की भी बार बार मांग यह दस्तावेज करता है कि हम आज जहाँ हैं इसके पहले क्या थे, और हमारे पास जो अच्छी चीज़ें थी या शिक्षा की जो अच्छी व्यवस्था थी, उसके जो अच्छे तत्व थे उसे आज भी लेने में परहेज़ नहीं करना चाहिए। अपनी विरासत को जानना, अपनी परंपराओं को जानना, अपनी भाषा पर गर्व करना, इस दस्तावेज की विशेषताएं हैं। एक शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मुझे ऐसा लगता है। नई पीढ़ी के बौद्धिक विकास में ये नई शिक्षा नीति कितने कारगर साबित होगा? देखिए, नई पीढ़ी के बौद्धिक विकास में आप जानते हैं कि अभी यह बहुविषयक होने का प्रस्ताव करती है यह नीति। यानी एक बच्चा अलग अलग विषय को एक साथ पढ़ सकता है। हमारे समय में ये अवसर हमारे पास नहीं था कि हम फिजिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ें, लेकिन अब का बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करेगा और संस्थाएं बच्चों की प्रतिभा का आदर करेंगी। तो निश्चित तौर पर वो अपनी शर्त पर अपने बौद्धिक विकास के लिए तत्पर होंगे, तैयार रहेंगे, जिसमें संस्थाएं उनकी मदद करेंगी। तो निश्चित तौर पर उनको अब अधिक अवसर मिलने की संभावना है।
ये बच्चों के बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए कारगर होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बच्चों को विश्लेषण करना, सोचना, अपनी स्थिति परिस्थिति पर अपने विचार प्रकट करना, इसका अवसर यह नीति देगी यदि इस नीति के अनुसार हम शिक्षाई व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं तो। पहली बार देखा गया है कि शिक्षा नीति को लेकर के चंदसेल में इस तरह का सेमिनार लगाया गया है। क्या कुछ संभावनाएं दिखती है इस तरह के सेमिनार? देखिए, इस तरह के जो संगोष्ठियां हैं चंद्रशील जैसे संस्थान में, जहां शिक्षक तैयार किए जाते हैं और जो शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक तरह से यह कर्तव्य भी बनता है कि वो अपनी नीतियों को, विशेष करके शिक्षा नीतियों के बारे में जानें। तो चंद्रशील संस्थान का यह एक सार्थक प्रयास है और ऐसी संगोष्ठियों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, जिसे अपने यहाँ बतकही कहा जाता रहा है पहले से। तो वो जो बतकही है, उसका जो मौका मिलता है, उसके लिए एक सबसे सशक्त मंच है संगोष्ठी या सेमिनार, जिसका आयोजन 2 दिवसीय आयोजन चंद्रशील द्वारा किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत से शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, नए विचार आएंगे, उन पर मनन चिंतन होगा और कुछ नई चीज़ निश्चित निकलेगी। परिचय करेंगे। या